यहां से हमको देखना था, कह रहा है कि शो दैट एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एन क्या, तो आपको बताना है कि आइडियल इंडक्टर एसी सर्किट में पावर डिसिपेट नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हैं? शो दैट ना बोल रहा है, 2 नंबर ही देना चाह रहे हैं तुमको। तो उसके लिए तब तो तुम ये करना कि पूरा करंट का डिराइव कर लेना। आई बराबर कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, तब डिराइव कर लेना। डिराइव करके बता देना कि इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ फाई कितना है, -π/2, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 0। और पावर कितना होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, यही ना होता है। जब ये चीज़ 0 है तो पावर भी कितना होगा, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स शो दैट द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0। तो पिछले वाले में किसके लिए बोल रहा था, इंडक्टर के लिए, अब के वाले में कैपेसिटर के लिए बोल रहा है। तो आप तो करंट का फॉर्मूला डिराइव करिएगा। करंट का फॉर्मूला होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ना बाबू। तो यानी यहाँ फाई की वैल्यू कितनी हो गई, π/2। तो एक बार फिर से कॉस फाई कितना होगा, 0। और एक बार फिर से एवरेज पावर कितना हो जाएगा, 0 ना। तो मतलब ये 4-5 साल लगातार, मैंने लगातार नहीं लेकिन 4-5 साल पूछा है कैपेसिटर के लिए, आई 3-4-5 साल पूछा है इंडक्टर के लिए। मैंने हर देखिएगा 1-2 साल में एक बार पूछ ले रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। कह रहा है एसी सोर्स जिसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तब V को हम लोग ई से भी तो दिखाते हैं, ई से दिखाएंगे इसका मतलब हम उसको EMF बोलेंगे। ई से दिखाएंगे मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। V से दिखाएंगे तो उसको हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा दिखाया है ये। अब कहता है ये नहीं नहीं चलेगा। देखिए इधर, हाँ सुनिए, हाँ ऐसा दे के बोल रहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर क्या, करंट। अरे किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो आपको करंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, यानी कि आपको ऑब्टेन कर लेना है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और -π/2। ठीक है, फिर कहता है शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड, हाँ इन फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम का मतलब समझ रहे हो ना, और याद है 2 ऐसा गोल गोल हम लोग बनाते थे, तो उसमें हम लोग दिखा देंगे ये है V0 और ये क्या है I0, और मन करेगा समय होगा 3 नंबर का है, 3 नंबर का है तो फोटो भी, ये इसका ग्राफ भी बना देंगे। वोल्टेज वाले का याद आ रहा है, वोल्टेज वाले का ऐसा ऐसा था, करंट वाले का इधर से शुरू होता था, और एक जिस समय मैक्सिमम, दूसरा उस समय क्या होता था, 0 होता था, और ऐसे ऐसे करके जाता था। तो ये भी बना देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अभी ये बोल रहा है कि व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो बता दीजिएगा इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, यही ना है। तो चलिए 3 चीज करवा के आपको 3 नंबर देगा। बाप हो बाप, काहे इतना भी दे रहा है। हाँ ये है LCR सर्किट, यानी हमने रजिस्टर को अकेले अप्लाई करके देख लिया, कैपेसिटर को अकेले अप्लाई करके देख लिया, फिर हमने इंडक्टर को अकेले अप्लाई कर, अब तीनों एक साथ आएगा। तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करके और अपने उसी वोल्टेज, जो वोल्टेज हमने पैदा किया था उसमें जोड़ते हैं V0 साइन कितना ओमेगा टी। तो हम जानते हैं कि जो करंट आता है वो I0 साइन, अरे करंट किस फॉर्म में आता है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में आता है। मकसद तो 2 ही है, क्या क्या निकालना, I और I0, हाँ फाई और I0, हाँ मकसद है फाई निकालना और I0 निकालना, हर बार यही मकसद रहा है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में ये V0 अपन R आ गया था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में ये V0 अपन, बोलो तुम बोल रही हो, हैं V0 अपन XC। हाँ ऐसा मुंह चलते हुए दिखना चाहिए, मास्क लगा के बैठी है बेवकूफ़ बनाती है। ठीक है, मुंह चलेगा तो मास्क में भी तो वाइब्रेशन होगा ना, तो वो वाइब्रेशन देखना चाहिए। V0 अपॉन XC,
और अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल होना चाहिए। अच्छा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में फाई कितना है? 0। लेकिन प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में ये प्लस में π/2, और प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में माइनस में π/2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ सब लोग आया है, तो सब लोग आया है तो अब आई नॉट, अब थोड़े वी नॉट अपन आर चाहे वी नॉट अपन एक्स ये सब होगा, अभी कुछ और आएगा। वी नॉट अपन हाथी आएगा, मान लो हाथी आ सकता है, तो हमको पता करना है कि वो हाथी कितना होगा। चाहे अब की बार फेज डिफरेंस 0 है, चाहे प्लस π/2 है, चाहे माइनस π/2 थोड़े होगा, कुछ घोड़ा आ सकता है। तो मतलब हमको ये पता कर लेना है कितना है, ये पता। देखिए हम इसको पता कैसे करेंगे। पता करने के लिए पहले कुछ और चीज हम लोग पता करते हैं। बताइए, हमने पढ़ा था कि फॉर रजिस्टर आई नॉट कितना होता है? वी नॉट अपन। फॉर कैपेसिटर कितना होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। एंड फॉर इंडक्टर कितना होता है? एक्सएल। माने समझ में आ रहा है ना? चलिए चलिए, ये है ऐसा। इसको उधर ले जाइए, तो यानी कि वी नॉट। लेकिन वी नॉट फॉर क्या? रजिस्टर। समझे नहीं आप? वी नॉट फॉर रजिस्टर कितना होगा? तो आई नॉट इंटू आर होगा। बताइए वी नॉट फॉर कैपेसिटर कितना होगा? तो आई नॉट इंटू एक्स सी होगा। और बताइए वी नॉट फॉर इंडक्टर कितना होगा? आई नॉट इंटू। ये समझ में आया क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये है रजिस्टर के अक्रॉस पीक वोल्ट। माने रजिस्टर के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज आएगा, वो है मैक्सिमम वोल्टेज। क्योंकि आप जानते हैं ना कि इसके अंदर करंट लगातार चेंज होता है, तो हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज भी लगातार चेंज होगा, कभी वो बढ़ेगा तो कभी वो घटेगा। तो इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा जो वोल्टेज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो वोल्टेज हो सकता है वो इतना हो सकता है। इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इतना हो सकता है, इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इतना हो सकता है। सवाल है कि पूरे सर्किट के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना हो सकता है? पूरे सर्किट के अक्रॉस भी नॉट। अरे यार, अरे पूरे सर्किट के अक्रॉस यही ना वोल्टेज है, भी नॉट हो सकता है। यानी मैं पूछूं कि नेट पीक वोल्टेज कितना है? मैंने पूरे सर्किट के अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज सबसे ज्यादा वी नॉट जाएगा। तो ये वी नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करें? इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज आया है, इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज आया और इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज आया, उसको सीधा सीधा जोड़ दें। जैसे मान लीजिए इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस ये मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है 100 वोल्ट। बोलो तो क्या करें? नेट वोल्टेज 100 100 100 300 वोल्ट, माने ये वी नॉट 300 वोल्ट होगा। शायद आपने मेरे बोलने के अंदाज से ये पता लगा लिया हो कि ऐसा नहीं होता होगा, अदरवाइज आपको पता होता है नहीं। अब वो तो मैंने इस अंदाज से ही बोला है कि साइकोलॉजी पकड़ के बोल दे रहे हो कि शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा होता होगा तो सर ऐसे तो नहीं पूछते। पहले तो ये बताओ कि मैंने पूछा क्या तुमसे, ये तुमको पता है? इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अगर 100 वोल्ट जाता है, इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अगर 100 वोल्ट, क्या इस पूरे सर्किट के अक्रॉस नेट वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा 300 वोल्ट जाएगा? जवाब है नहीं, नहीं जाएगा। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि सुनिए ना, इन सब के बीच में कुछ कुछ फेज का डिफरेंस आता है। तो हो सकता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जाता होगा कहीं 100 वोल्ट, लेकिन किसी और टाइम में जिस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट होता होगा ना, हो सकता है कहीं उस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो रहा हो, अब बाद में 100 वोल्ट होता हो। आप समझे ही नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि तीनों के अक्रॉस वोल्टेज एक के साथ मैक्सिमम हो जाएगा 100 वोल्ट, ऐसा बोलिए, ऐसा नहीं होगा क्या? लेकिन अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान सकते हो, ठीक है ना? तो ये अभी इतना समझिए, अभी उतना गहराई में मत जाइए, इतना समझिए। हाँ, क्योंकि उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कुछ है ऐसा जो बाद में हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए
कि अगर इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, तो नेट पीक वोल्टेज 300 वोल्ट नहीं होगा। यानी हम सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं। तो सवाल है हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम इनको जोड़ते हैं वेक्टोरियली। हम इनका स्केलर सम नहीं लेंगे। स्केलर सम का मतलब समझ रहे हो? 10 + 10 कितना है? ये स्केलर सम है। लेकिन वेक्टर सम अगर होता है तो 10 + 10 20 भी हो सकता है, 10 + 10 25। कोई बोल रहा है क्या इधर? 10 + 10 25 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20। लेकिन 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बीच का एंगल कितना है। बोलिए ना। तो नेट पीक वोल्टेज निकालने के लिए इन सारे पीक वोल्टेजेस का हमको वेक्टर सम करना होता है। तो सर वेक्टर सम करने के लिए तो ड्रॉ करना पड़ेगा, बिना ड्रॉ किए हुए हम नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि 10 kg + 10 kg कितना होता है, तो 20 kg, क्योंकि ये स्केलर सम है। 10 + 10 20, इसके लिए कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं पूछूं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर पहले आप ड्रॉ करके बताइए वो वेक्टर्स हैं कैसे। मैंने कहा कि देखो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऐसे हैं, कितना होगा? लेकिन 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऐसे हैं, कितना होगा? 10√2, 10√2 होगा। लेकिन वही 10 न्यूटन और 10 न्यूटन अगर ऐसे है, कितना? 0 होगा। आप समझ रहे हैं? यानी वेक्टर सम करने के लिए वेक्टर्स को ड्रॉ करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि उनके बीच के एंगल्स क्या क्या हैं ना बाबू। तो यहाँ 3 लोगों का ना वेक्टर सम करना है। चलिए तीनों को ड्रॉ किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, सुनो बच्चों सुनो, सबसे पहले हम लोग एगो काम करते हैं। देखो ये मैं अपनी तरफ से ये काम कर रहा हूं। हम लोग करंट वाला फेजर ड्रॉ करते हैं। जा 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 जा, फेजर ही ना वेक्टर होता है। ओए तुम लोग क्या नहीं ध्यान देता है? कौन वेक्टर होता है इस चैप्टर में? फेजर। वेक्टर से ड्रॉ करने का मतलब हुआ आपको फेजर से ड्रॉ करनी है। पहले करंट वाला फेजर देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया I0। हाँ, अब ये तीनों ड्रॉ करना है, V0 × R, V0 × C, V0 × L। आप बताइए वो कौन होता है जिसके केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं आता है? वो कौन होता है? कौन होता है? यानी रेजिस्टर वाला जो वोल्टेज होगा ना, वो उधर ही ड्रॉ होगा जिधर करंट है। यानी बच्चों V0 × R इधर ही ड्रॉ होगा। आप समझे नहीं? अरे हमको रजिस्टर वाला वोल्टेज ड्रॉ करना है ना, तो रजिस्टर वाला वोल्टेज जो होता है वो करंट के ही फेज में होता है। यानी उनके बीच में कोई एंगल नहीं आएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो करंट वाला फेजर इधर है, तो रजिस्टर वाला वोल्टेज का फेजर भी इधर ही होगा। देखो सुनो, उसको समझाओ, ठीक है? मजाक मत करो। तुम लोगों को मैच देखना है तो बाहर जाके देखो। देखिए मैं ठीक है, देखिए वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर होता है ना, करंट के ही फेज में होता है, इसीलिए इधर ड्रॉ किया। अब बताओ ये इंडक्टर वाला वोल्टेज हमको ड्रॉ करना है। अच्छा कैपेसिटर वाला करते हैं। हाँ, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से π/2 फेज, नहीं मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं। कैपेसिटर केस में करंट तो वोल्टेज कहाँ होता है और कितना फेज पीछे होता है? ओहो, इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर वाला जो वोल्टेज होगा ना, वो करंट से π/2 का मतलब 90 डिग्री पीछे होगा। पीछे का मतलब किधर?
इधर होगा। ये तुमको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि वी नॉट अक्रॉस सी जो होगा, सी वो इधर होगा। तो अब ना बोलेंगे ये करंट से π/2 फेज पीछे चल रहा है। चलिए बताइए, इंडक्टर वाला वोल्टेज करंट से कैसा होता है? तो इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज आगे रहेगा ना करंट से। तो करंट को इसीलिए हम पहले ही रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लिए हैं, ए तेरे की, इसीलिए पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे। तो ये लीजिए, ये मान लीजिए हो गया वी नॉट अक्रॉस क्या बताइए, एल हो गया। अरे बोलिए जल्दी। अभी क्या है कि नेट वोल्टेज कितना होगा, यानी ये वी नॉट कितना होगा, इसके लिए हमको इन तीनों का क्या लेना होगा, वेक्टर सम। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम करने आता है? हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो इन तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम, छोड़िए हटाइए, मैं एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि अगर ये 100 न्यूटन है, ये 70 न्यूटन है, और ये बच्चों 40 न्यूटन है, कितने लोग बता सकते हैं रिजल्टेंट कितना होगा? कितने लोग हाथ उठाइए। चलिए, तुम काहे दुगो ऐसा हाथ उठाया है? मैंने एक ही हाथ उठाना है। चलो बताओ, तुमको तुम्हारा कितना आ गया? 50 आ गया। और बताओ, और इधर कितने लोगों का आ गया? तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा नहीं आया? अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब वही 5-6 आदमी पूरे क्लास में बता सकता है कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा? हैं? उधर पीछे से बताओ, अनमोल, कितना? नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, कितना होगा? हाँ, 30 चला जाएगा, 40 है। हाँ, उसके बाद? हाँ, एंगल पे है तो साइन थीटा cos थीटा, चल गए ना तुम? क्या बात करते हो तुम लोग, बैठो। अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है। सुनो बच्चों, क्या है बात ये कि पहले किन दोनों को ऐड किया जाए, इसको और इसको। अरे तो 100 ऊपर है, 70 नीचे है, तो कहाँ जाएगा ये? 30 ऊपर जाएगा। इसमें भी कोई कुछ सोचना है क्या आप? 30 ऊपर जाएगा, हो गया 30 ऊपर जाएगा। अब 30 ऊपर जाएगा, 40 इधर है तो रिजल्टेंट जो होगा, फाइनल रिजल्टेंट, वो इधर ना होगा। और ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये तो एकदम याद रखना चाहिए आपको कि अगर ये ए है और ये बी है तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम करना अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 1600 और 900 अंडर रूट 2500, और अंडर रूट 2500 50 होगा। तो अब जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो तो देख के फटाक से बताएगा 50। बता ही रहा था बहुत सारे लोग कि 50 होगा है। हाँ ठीक है, 50 होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को पहले हम लोग घटा देंगे, तो ऊपर आएगा 30, इधर है 40, फिर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सही है? चलिए ठीक। अब कैसे सॉल्व करें बताइए तो। पहले इसमें से इसको घटा दे तो रिजल्टेंट आएगा किधर? अरे किधर आएगा? ऊपर आएगा। हाँ ठीक है, और ऊपर आएगा कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा ये? अरे तो इसमें से इसको घटाओ, 100 में से 70 घटा ही ना थे, तो घटा के बताओ कितना आएगा। वी नॉट एल माइनस वी नॉट। ठीक है, हमको नहीं पता है तो हम ऐसे ही ना लिखेंगे। पता होता कि हाँ ये 100 वोल्ट है, ये 70 वोल्ट है, तो लिख देते डायरेक्ट 30 वोल्ट। हाँ, इधर कितना है, इधर कितना है? वी नॉट आर है, और इधर ही करंट भी होगा। इधर ही कौन होगा बच्चों बताओ जल्दी? करंट भी होगा। उसी को हो सकता है तो नहीं ना? हाँ, नहीं नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मैंने जो सिचुएशन दिया है उसमें कौन बड़ा है? एक काम करो, मैं समझ रहा हूं, लाओ इधर किताब लाओ, जाओ जाओ पेज नंबर 16 पर जाओ।
गया। पहला पढ़ो, केस 1 क्या है, फिर दूसरा केस पढ़ो क्या है, हो गया। हाँ लो बाबू लो, ठीक है। हाँ। क्या बोल रहे हो? अरे तो अच्छे से करो यार, तुम लोग तारीफ करता है। नहीं नहीं नहीं, खुला नहीं है, हैं? चिल्लर नहीं है, ठीक है। चलिए इधर, मजाक नहीं, समय कम है, इधर देखिए, ये समय कम है, इधर देखिए। हाँ तो बाबू ये वी नॉट एल, जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा होता तो कहाँ आता, तब उस केस में ये नीचे आता, तब रिजल्टेंट इधर। अभी के केस के लिए बताइए, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, वो रिजल्टेंट तो इधर ही ना आएगा, और यही है हमारा वी नॉट। अरे बोलिए ना, यही है हमारा वी नॉट, ठीक है। तो सवाल है कि ये वी नॉट आखिर होगा कितना। तो बाबू अभी अभी हमने देखा था कि रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस, बहुत बढ़िया, तो दिस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर और प्लस वी नॉट, ये तुमको समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, वी नॉट एल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू एक्सएल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट इंटू कितना एक्सएल, अब माइनस इसकी जगह पे आई नॉट इंटू एक्स सी लिख सकते हैं। अरे देखो ना उधर लिखा हुआ है, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आई नॉट इंटू आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताइए, इसमें से आई नॉट बाहर निकलेगा, लेकिन आई नॉट नहीं, आई नॉट का स्क्वायर एक्चुअली बाहर निकलेगा, और यहाँ भी आई नॉट का स्क्वायर है, यानी तीनों टर्म में से हम आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकाल कर सीधे रूट के बाहर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तो बच्चों आई नॉट बन जाएगा, यानी वी नॉट बराबर हो गया एकदम आई नॉट अंडर रूट, और ये इसमें बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या बोलते हो? अरे ऐसा ही ना बचा। अब एक बात बताओ, मकसद हमारा क्या था, आई नॉट निकालना ना था, और देखिए हमको आई नॉट यहाँ दिख गया, तो क्या किया जाए, इस घूंघट वाली चीज को नीचे लाया जाए, तो ये आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। बोलिए, अरे बोलिए, अब सुनिए ना एक मिनट। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट था तो आई नॉट वी नॉट अपॉन आर आया था, है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ये वी नॉट अपॉन एक्स सी आया था, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वी नॉट अपॉन, अब की बार वी नॉट अपॉन ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन किसके द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर के द्वारा क्या, नहीं, तीनों के द्वारा, तीनों मिल के जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो है ये। अरे बोलिए ना, तो इसको भी नाम देना चाहिए, इसको कहा जाता है इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है? हाँ, और डिनोटेड बाई जेड, जेड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस कितना, एंड डिनोटेड बाई इम्पीडेंस, माने डेंस होता है लेकिन डांस लिखते हैं, इम्पीडेंस हो जाएगा। अरे बोलिए, इम्पीडेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इम्पीडेंस क्या होता है, फिर से बोलिए, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल LCR सर्किट, पूरा सर्किट जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। चलिए सब लोग मिल के बोलिए, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अरे बोलो बाबू, ठीक है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग इस आई नॉट की जगह पे लिखने जा रहे हैं वी नॉट अपॉन क्या, जेड। बोलो बच्चों,
आई नॉट की जगह क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन जेड। यानी एक मकसद हमने पूरा कर लिया, वो मकसद है आई नॉट निकालने का, और जेड की जगह पे वो लिखेंगे हम लोग। अभी एक चीज बाकी रह गया, वो क्या है, फाई। व्हाट इज द फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये है करंट और ये है वोल्टेज जा, तो इनके बीच के फेज डिफरेंस का मतलब हुआ इनके बीच का एंगल। फेज एंगल ही ना होता है, अरे ये चीज एंगल ही ना है, तो फेज डिफरेंस का मतलब हुआ एंगल का डिफरेंस। यानी तुमको ये वाला एंगल निकाल देना है, यही वाला एंगल फाई है। समझे नहीं आप? देखिए, अरे यही वाला एंगल कौन है, फाई है। बात समझ में आई है? तो ये आई और ये भी, बीच का एंगल फाई, ठीक है। चलिए अब ये कैसे निकलेगा, कौन समझाएगा कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड दैट फाई, tan फाई। ओहो, देखिए किसी को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल छुपा हुआ है, आपको भी दिख रहा है क्या? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये वाली चीज है परपेंडिकुलर और ये वाली चीज है बेस। वो कौन है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन देता है? वो tan है, तो इसीलिए लोगों ने tan कहा है। तो आप बताइए, इधर जगह है, हटाते हैं हम लोग। tan फाई बराबर कितना, दिस बाई दिस। तो दिस का मतलब दिस ना, और दिस का मतलब दिस, का मतलब क्या, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और डिवाइडेड बाई वी नॉट है। दिस बाई दिस भी तो करना है, वी नॉट एक्रस। आप बताइए, वी नॉट एल की जगह पे हम लोग आई नॉट इंटू एक्सएल रख दें, तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी एंड डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। क्या लग रहा है, आई नॉट निकल के इस आई नॉट को काट डालेगा, तो मिलेगा क्या तुमको, बस एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। बोलो, अब तो फाई ना हमको निकालना था जी। तो देखिए इधर हम लोग हटाते हैं, इधर हटाते हैं, ठीक है, देख रहे हो? हाँ, चलो ठीक है। अब बताओ, फाई इज इक्वल टू कितना लिखोगे, tan इनवर्स। tan को उधर लेके जाओगे और कितना हो जाएगा, फाई बराबर बताओ, tan इनवर्स, tan उधर जाएगा तो ये रहेगा ना, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन कितना, तो हमने फाई भी निकाल लिया, हमने आई नॉट भी निकाल लिया। वक्त है करंट का इक्वेशन लिखने का। तो बताइए आई बराबर कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, आई नॉट की जगह लिखा जाएगा वी नॉट अपन जेड ना, नहीं बोल रहे हो? और जेड का मतलब हुआ अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का। एक बात बताओ, मान लो कभी गलती से हम एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर कर दिए, तब तो गड़बड़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? अच्छा, स्क्वायर है इसीलिए, तो इसको लेके कभी घबराने की जरूरत कि कौन पहले था। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन पहले था, एक्सेल पहले था कि एक्सी पहले था। किसी को पहले किसी को बाद में रख लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि 4 माइनस 3 इज नॉट बराबर ऑफ 3 माइनस 4, ये बराबर नहीं है। लेकिन 4 माइनस 3 का स्क्वायर विल बी बराबर ऑफ 3 माइनस 4 का, ये तो बराबर होगा ना। 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, लेकिन 3 माइनस 4 कितना होता है, और -1 का स्क्वायर भी। इसीलिए हम यहाँ एक्स सी माइनस एक्सएल भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, है कि नहीं? लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लें, जो बड़ा होगा उसको पहले रख देंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में रख देंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, साइन। ये अभी आई नॉट लिखा है रे मैंने, साइन, फिर क्या आएगा, ओमेगा टी,
अब प्लस 5, अच्छा एक मिनट रुकिए, जरूरी नहीं है कि प्लस ही आएगा, इट शुड बी माइनस ऑल्सो। तो सवाल है कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा। यहाँ का मतलब हुआ इस केस में, इस केस में जिसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बोलो। अरे भाई मेरा सवाल पहले सुन लो, यहाँ प्लस 5 लिखो कि माइनस 5 लिखो? क्योंकि 5 तो हमने निकाल रखा है। मान लो 5 30 डिग्री आ गया, तो प्लस 30 डिग्री लिखो कि माइनस 30 डिग्री? यही सवाल है। प्लस के माइनस? कितने लोग प्लस कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं देयर शुड बी अ प्लस? कितने लोग माइनस कह रहे हैं? माइनस तुम लोग कहता है, माइनस तो आप लोग कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इधर भी कुछ लोग माइनस कह रहे हैं। वाह, -5 लिखूं मैं? क्यों -5 लिखूं? हाँ सुनिए, अरे हम किसका इक्वेशन लिख रहे हैं? तो देख लेंगे करंट आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है। करंट कहाँ है? यहाँ। अब वोल्टेज यहाँ है, करंट पीछे ही ना है। जा, अरे फोटो से साफ साफ समझ में आ रहा है, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। तो अगर करंट पीछे है तो यहाँ क्या आना चाहिए? -5, और 5 की जगह ये का मतलब क्या? tan इनवर्स XL माइनस XC आर डिवाइडेड बाई R। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। तुमको तो बहुत भारी लग गया होगा, ये बहुत भारी लग गया होगा। अरे कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो वैल्यूज ना देगा, वैल्यू वैल्यू देगा ना, ये बहुत आसान चीज होता है। अरे बोलो। चलो ठीक है, एक और तरीका समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक और तरीका समझाता हूँ, ये जानने का कि हमको +5 लिखना चाहिए कि -5। और वो तरीका बिना फोटो देखे हुए, मतलब ये सब बिना देखे हुए भी आप बता सकते हैं। आप ये पता करिए कि सर्किट जो है वो इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। आपको नहीं समझ में आया? ये कैसा सर्किट है? ये कैसा सर्किट है? अगर सिचुएशन ऐसा है, सिचुएशन अगर ऐसा है तो ये कैसा सर्किट है? इंडक्टिव है। कैसे पता किए? हाँ वो लड़की बताएगी, बोलो। वोल्टेज आगे चल रहा है इसीलिए इंडक्टिव है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा बड़ा ना है और ये छोटा है। अरे बोलो ना। अच्छा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? क्योंकि बच्चों ये तो एक्चुअली I0 इंटू XL होगा, और ये I0 इंटू, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअल में कौन डिसाइड करेगा? XL और XC डिसाइड करेगा, क्योंकि I0 तो दोनों में है। नहीं समझे? तो सुनिए, अगर XL बड़ा है यानी इसमें किसका प्रभाव ज्यादा है? इंडक्टर का प्रभाव ज्यादा है। तो इस सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोला जाएगा। ध्यान रहे, मैंने प्योर वर्ड इस्तेमाल नहीं। अगर प्योर इंडक्टिव बोल दिया मैंने, मतलब हुआ कि इंडक्टर के अलावा और कुछ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सर्किट है जो कि इंडक्टिव है, तो इसका मतलब हुआ बाकी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा होगा? इंडक्टर का ज्यादा होगा। नहीं समझे? तो अगर एक्सेल ज्यादा हो गया यानी सर्किट कैसा? इंडक्टिव। और सर्किट अगर इंडक्टिव हो गया, कंफर्म है कि करंट तो पीछे ही चलेगा। वो तो ठीक है, फोटो में तो दिख ही रहा है, लेकिन हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर एक्सेल बड़ा है यानी किसका प्रभाव ज्यादा है? इंडक्टर का प्रभाव ज्यादा है, यानी इस सर्किट को हम लोग इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। अरे बोलो भाई, इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। और अगर सर्किट इंडक्टिव है तो करंट पीछे चलेगा। लेकिन वही कभी अगर ऐसा हो जाए कि XC बड़ा हो जाए, तभी सर्किट को क्या बोले? तब करंट आगे फोटो नहीं भी बनाइएगा तब भी समझ में आना चाहिए।
कि चूंकि कैपेसिटर का प्रभाव ज्यादा है, सर्किट कैपेसिटिव है, इसका मतलब करंट, और जब करंट आगे चलेगा तो जब हम करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें ओमेगा टी प्लस जो भी फाई आप निकाले होंगे वो आपको लिखना होगा। क्या बोलते हो? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहली बार समझना था, समझाना था, तो इतना तामझाम हम लोगों ने किया है। आगे से हम इतना तामझाम हम क्या करेंगे वो समझिए। हमारे लिए दो ही चीज मेन था, आई नॉट निकालना और क्या, और आई नॉट में भी क्या निकालना मेन है, जेड। जेड, अरे भाई जेड, तो जेड निकल जाए अगर और फाई निकल जाए अगर, काम हो गया। तो भी नॉट अपन जेड कर देंगे तो आई नॉट मिल गया। अब बाकी फाई वहां रख देंगे, देख लेंगे प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। तो सुनिए, जेड निकालने का डायरेक्ट तरीका, पहले तो फॉर्मूला रट लिए हो तो कोई जरूरत ही नहीं है फोटो वोटो ड्रॉ करने का, लेकिन फिर भी फोटो ड्रॉ करना है तो आप वी नॉट वाला मत ड्रॉ करिए। आप डायरेक्ट ना ऊपर में लिखिए एक्सएल, डायरेक्ट नीचे में लिखिए एक्स सी और इधर लिखिए आर, ऐसा लिखिए आप डायरेक्ट, ऐसा ही करिए। क्या बोलते हो? अब रिजल्टेंट निकालिए तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, एक्सएल माइनस और इधर क्या है, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों वही हमको जेड देगा। सही बात भी है। अब यहां से थोड़ा जेड निकाल के बताइए तो कितना आ रहा है, जेड बराबर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, नहीं आ रहा है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस क्या, अच्छा नहीं आ गया, बस हो गया। यानी आप तीनों के रिएक्टेंसेस का वेक्टर सम ले लीजिएगा तो इसे आपको रिजल्टेंट रिएक्टेंस, जिसको हम इंपिडेंस बोलते हैं, वो मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हो गया। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट जा, और जिधर इंपिडेंस उधर वोल्टेज, ये चीज लिखिए, लिखिए तो ये चीज, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट। देखिए मैं भी आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वो उल्टा भी पढ़ाएगा, हाँ नहीं फिर भी लोग पढ़ता है, मैं देखता हूं, वो उल्टा भी पढ़ा सकता है। वो बता सकता है कि इधर तुमको रखना है वोल्टेज, इधर रखना है करंट, हालांकि उसका भी अपना लॉजिक होगा। उसका लॉजिक ये होगा कि तब इधर होगा तो प्लस ले लेना, इधर होगा तो माइनस ले लेना, जबकि हम उल्टा ले रहे हैं। इधर है फिर भी हम लोग माइनस ले रहे हैं। छोड़ दो, रहने दो, इधर देखो, तुम लोग लिखो, मेरी बात मानो और लिखो, जिधर वोल्टेज उधर, देख रुको, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, जिधर जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, जिधर क्या, जिधर इंपिडेंस उधर वोल्टेज। तो ऐसे भी लिख सकते थे, जिधर आर उधर आई नॉट, हाँ ऐसा, और जिधर जेड उधर भी नॉट, लिखो। ये सबको क्या हो गया है, ठीक है ना बच्चों? अब सुनो तो, थोड़ा इधर देखो, हमको शांत रहो, हमको फाई चाहिए, ओए क्या चाहिए? तो फाई का मतलब क्या हुआ, आई और बी के बीच का एंगल का मतलब हुआ आर और जेड के बीच का एंगल निकाल लीजिए। बोलिए तो क्या होगा, टेन फाई अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, दिस बाई दिस ना, तो दिस का मतलब क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्स, या डिवाइडेड बाई दिस का, डायरेक्ट नहीं आ गया, अरे बोलिए ना। तो यहां से हम लोग फाई निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ रिजल्टेंट इतना आया है तो जेड की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, आ जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे तो और केस, मतलब और एनालाइज करेंगे अभी हम इसको, ठीक।